हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैलाश एजुकेशन सर्विसेज। मैं हूं आपका प्रोफेसर निखिल वाधवा। तो आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर, पावर शेयरिंग। बेटा, पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है ताकत, रूल करने की ताकत। और हमारे देश में या किसी भी देश में ये रूल करने की जो ताकत होती है ये सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। हमारे इंडिया में तो हम डेमोक्रेटिकली सरकार को चुनते हैं 5 साल के लिए। अभी एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारी कंट्री को रूल कर रहे हैं, तो ताकत उनके पास है 5 साल के लिए। बट क्या पूरी दुनिया में पावर को डेमोक्रेटिकली ही शेयर किया जाता है या फिर कुछ और तरीके भी होते हैं, या बाकी देशों के अंदर पावर को कैसे शेयर किया जाता है? अब जैसे हमारा कंट्री है, इसके अंदर अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ऐसे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। ऐसे ही और देशों के अंदर भी अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग एथनिक कंपोजिशन वाले लोग पाए जाते हैं। तो क्या सारी ही पावर एक ही हाथ में दे देनी चाहिए या फिर हमें पावर को शेयर करना चाहिए सो दैट किसी में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, हर किसी की धर्म की, रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाए, हर किसी की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट की जाए? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, पावर को सर शेयर करना चाहिए। बट अगर हम पावर को नहीं शेयर करेंगे, सारी पावर अपने हाथ में ले आएंगे, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होंगे, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर केस स्टडी के थ्रू पढ़ेंगे कि कौन से देश ने पावर को शेयर किया और वहां का माहौल बहुत अच्छा रहा, कौन से देश ने पावर को शेयर नहीं किया, अपने हाथ में रखा, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर हो गए। तो इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो चैप्टर का नाम है बच्चे पावर शेयरिंग, जिसके अंदर ताकत मतलब पावर, उसको हमें क्या करना होता है? शेयर करना होता है लोएस्ट लेवल्स तक, ताकि काम बहुत इजीली हो पाए। पहले इंडिया के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इंडिया में 3 तरह की सरकार होती है, जिसको 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देन आता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। और फिर आता है लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट, जिसके अंदर अगर आप एक शहर में रहते हो बेटा, तो आपके डिस्ट्रिक्ट का हेड जो होगा उसको बोलेंगे मेयर। क्या बोलेंगे? मेयर। और अगर आप एक विलेज में रहते हो तो आपके विलेज के हेड को बोलेंगे सरपंच। थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया में तो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, बट बाकी दुनिया के अंदर पावर को कैसे शेयर किया गया है वो आज हम समझने वाले हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 2 कंट्रीज के एग्जांपल को डिस्कस करना है, विच इज बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम ने पावर को बहुत अच्छे से शेयर किया बेटा, और उनके बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। बट श्रीलंका पावर को नहीं शेयर कर पाया अच्छे से, जिस वजह से सिविल वॉर एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी। तो स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के एग्जांपल से कि बेल्जियम में कौन लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उन्होंने पावर को कैसे शेयर किया, सारे लोगों को अकोमोडेट कैसे किया, अपने साथ लेके कैसे चले। एंड श्रीलंका की भी बात करेंगे आगे चल के कि श्रीलंका कैसे अकोमोडेट नहीं कर पाई। चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आपको ऐसे चुटकियों में मैं समझा दूंगा। ये चैप्टर क्लास में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यू विल बी दी स्टूडेंट इन योर क्लास जहां जो सारे आंसर इस चैप्टर के बहुत इजीली दे देगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके निखिल भी आपके साथ है। स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है बेटा, छोटा सा कॉन्टिनेंट है, और छोटे से कॉन्टिनेंट में भी एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम बेल्जियम। ध्यान से पढ़िए लाइन अगली। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये तो बेल्जियम इतना छोटा कंट्री है कि हमारा इंडिया का एक स्टेट सिर्फ हरियाणा, उससे भी छोटा इसका साइज है। ज्योग्राफी के लिए इतना छोटा है हरियाणा से। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस। तो बेल्जियम का बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ लगता है? फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है। हरियाणा में तो 1 करोड़ से भी ज्यादा है। इंडिया तो पॉपुलेशन में आपको बेटा पता ही है कि नाउ वी आर रैंक द फर्स्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। हम चाइना को भी सरपास कर चुके हैं। तो बेल्जियम तो हमारे आसपास भी नहीं है, ये तो हमारे हरियाणा एक स्टेट है, उससे भी कम पॉपुलेशन वाला कंट्री है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस लाइन की मतलब को ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब इस पूरे देश के अंदर कौन लोग रहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इस देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। वन इज फ्रेंच, अदर इज डच एंड थर्ड वन इज जर्मन। फ्रेंच, डच एंड जर्मन। तो ये 3 तरह की एथनिक कॉम्पोजिशन है। बट पावर कैसे शेयर होगी इन तीनों लोगों में? क्या इक्वल इक्वल पावर देनी चाहिए या फिर किसी के पास ज्यादा पावर और किसी के पास कम? बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चे, एकदम से इक्वल देनी चाहिए। बट बेल्जियम ने किया कैसे ये हम आगे पढ़ेंगे।
ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। तो 59% पॉपुलेशन कौन से रीजन में रहती है? फ्लेमिश, एंड स्पीक्स डच। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 तरह के वहां लोग रहते हैं, फ्रेंच, डच एंड जर्मन, वो बेटा 3 लैंग्वेजेस हैं। तो पहली तरह के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच। सेकंड तरह के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? डच। एंड थर्ड कौन से लोग हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन। तो ये याद रखना है, अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए फटाफट से। 3 लैंग्वेजेस बेल्जियम में कौन सी बोली जाती हैं? फ्रेंच, डच एंड जर्मन। आगे बढ़ते हैं। Another 40% people live in the Wallonia region speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city, तो बेटा जो कैपिटल है बेल्जियम की, उस कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। याद रखना है, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल का नाम है। ये कैपिटल पूरे बेल्जियम के अंदर सेंट्रली लोकेटेड कैपिटल। इसका बड़ा अलग सा सीन है, इस अलग से सीन को समझना है। पूरे बेल्जियम की कॉम्पोजिशन कुछ और इस कैपिटल की कॉम्पोजिशन कुछ और, तो इसको ध्यान से समझेंगे। 80% people speak French while 20% are Dutch speaking। तो आपको मेरे साथ एक चीज देखनी है। वो कह रहा है कि जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे 80% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग सिर्फ क्या बोलते हैं? डच। मतलब अगर मैं सिर्फ ब्रुसेल कैपिटल की बात करूं तो वहां पे जो फ्रेंच लोग हैं वो मेजॉरिटी में है। फ्रेंच लोग मेजॉरिटी में हैं, डच लोग माइनॉरिटी में हैं। अदरवाइज मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा भी, बट अभी आपको बताना समझना जरूरी है कि पूरे बेल्जियम की अगर हम बात करें तो डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है। बट सिर्फ कैपिटल की बात करें जो कि ब्रुसेल्स है, वहां पे उल्टा है, रिवर्स है। वहां पे फ्रेंच मेजॉरिटी में है, डच माइनॉरिटी में है। आगे समझते हैं। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वैसे तो पूरे, अगर हम बेल्जियम की बात करें, अगर पूरे बेल्जियम की बात करें बेटा, तो जो फ्रेंच है वो लोग माइनॉरिटी में थे और जो डच लोग हैं वो मेजॉरिटी में थे। बट सिर्फ ब्रुसेल्स एक ऐसी लौती सिटी है इनके यहाँ पे, कैपिटल है जो इस बेल्जियम की, वहां पे सीन बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। अब जो फ्रेंच कम्युनिटी है ना बेटा, वो थोड़ी सी अमीर है, वेल्दी है, रिच है। तो एजुकेशन हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सारी सुविधाएं जो है ना बेटा, वो फ्रेंच कम्युनिटी को ज्यादा मिली, डच कम्युनिटी को थोड़ी सी लेट मिली। तो इसी वजह से डच के मन में ये रिजेंटमेंट बहुत आती थी कि देश हमारा, हम मेजॉरिटी में, और हमें ही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सारी सुविधाएं किसको मिल रही हैं? फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच डोमिनेंट था इकोनॉमी में, पैसे वाइज एंड वेल्थ वाइज वो ज्यादा अमीर था, तो एजुकेशन भी वही ले गए। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग ड्यूरिंग द 50s एंड 60s। तो फिर इन दो कम्युनिटी में आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए कि भाई पावर मुझे चाहिए, पावर मुझे चाहिए। क्योंकि जब किसी भी देश में ना बेटा, एक कम्युनिटी जब थोड़ी सी रिच होने लग जाती है या फिर वो आगे बढ़ने लग जाती है, उनको एजुकेशन, तो दूसरी जो कम्युनिटी होती है उसको बुरा लगता है, उसके मन में ठेस पहुंचती है, उसको रिजेंटमेंट होता है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। The tension between two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ब्रुसेल एक लौती थी जहां पे एक स्पेशल प्रॉब्लम थी कि फ्रेंच मेजॉरिटी में, डच माइनॉरिटी में। वैसे पूरे बेल्जियम के अंदर डच मेजॉरिटी में, फ्रेंच माइनॉरिटी में। Brussels presented a special problem. Dutch speaking people continued a majority in the country but a minority in the capital। तो ये जो हमारे डच स्पीकिंग लोग थे बेटा, ये डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में थे पूरे बेल्जियम के अंदर, बट माइनॉरिटी में थे ब्रुसेल्स के अंदर। और ब्रुसेल्स के अंदर स्पेशल प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेंच जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं, अमीर हैं, एजुकेशन है उनके पास, पर माइनॉरिटी में है वैसे पूरी कंट्री के अंदर। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री व्हिच इज श्रीलंका। अब पहले पूरी कहानी आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए बेल्जियम की। तो बेल्जियम एक देश है बेटा, बेल्जियम एक देश है यूरोप के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ के आसपास की है। कितनी है? 1 करोड़ के आसपास की। हरियाणा हम जो है उसके साइज जितना है पूरा बेल्जियम, और हरियाणा में पॉपुलेशन ज्यादा है, बेल्जियम में कम है। तो बेल्जियम में 3 तरह की कम्युनिटियां रहती हैं, एक रहती है फ्रेंच, एक रहती है डच, एक रहती है जर्मन। पूरे के पूरे बेल्जियम में वैसे तो डच जो है वो मेजॉरिटी में है, बट डच गरीब हैं, उनके पास एजुकेशन इतनी नहीं पहुंची। बेल्जियम की एक कैपिटल है, उसका नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स। वहां पे एक स्पेशल प्रॉब्लम ये आई बेटा कि पूरे कंट्री के अंदर तो जो डच हैं वो ज्यादा मेजॉरिटी में है, बट ब्रुसेल्स के अंदर स्पेशल फॉर्मूला है
ब्रुसेल्स के अंदर जो फ्रेंच लोग हैं वो मेजोरिटी में हैं और वहां पे उनको एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिली है और वेल्थ भी बहुत अच्छी मिली है। इसी वजह से 1950s एंड 1960s की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों कम्युनिटी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया कि भाई पावर मुझे दे, मेरे तक नहीं पहुंची एजुकेशन, मेरे तक नहीं पहुंची इकोनॉमी। इंडिया के अंदर भी ऐसे रायट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आप देखते ही हैं। ये सेम चीज बेल्जियम के अंदर भी हुई और बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व किया बेटा, वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सेकंड एग्जांपल को कॉन्ट्रास्ट कंपेयर करेंगे श्रीलंका। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको श्रीलंका का ओवरव्यू बता दूं बेटा। श्रीलंका हमारा ही पड़ोसी देश है, हमारे ही साउथ इंडिया के अंदर नीचे श्रीलंका आपने मैप में देखा ही है, बहुत अच्छी भली भांति से आप जानते हैं कि श्रीलंका कहाँ लोकेटेड है पूरे वर्ल्ड के मैप के ऊपर। तो श्रीलंका की भी बेटा प्रॉब्लम थी। अब श्रीलंका की जो वहां की लैंग्वेज है वो 3 तरह के लोग वहां पे रहते हैं। तो श्रीलंका में जो सबसे मेजॉरिटी में लोग रहते हैं बेटा वो है सिन्हाला। सिन्हाला लोग हैं वहां के अपने नेटिव लोग, जहां के सब सारे लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद आते हैं श्रीलंकन तमिल्स जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर आते हैं इंडियन तमिल्स। सर इंडियन तमिल्स, इंडियन तमिल श्रीलंका में क्या कर रहे हैं? इंडियन तमिल्स बेटा जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो सेम ब्रिटिशर्स श्रीलंका पे भी राज कर रहे थे। तो इंडिया में से कुछ लेबर स्लेव्स बना के ब्रिटिशर्स लेके जाते होते थे श्रीलंका और वहां पे टी प्लांटेशन, एग्रीकल्चर के लिए जो जो उनको लेबर चाहिए होती थी वो लेके जाते थे। फिर वो इंडियंस वहीं सेटल हो गए, वहीं उन्होंने शादियां कर ली, वहीं उनके बच्चे हो गए एंड वहीं पे उनकी फैमिलीज ग्रो होनी शुरू हो गई और उनका एक छोटा सा नंबर बन गया पूरे श्रीलंका में, पॉपुलेशन बन गई। उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स। क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल्स। तो 3 तरह के लोग कौन कौन है बेटा? सबसे पहले सिन्हाला, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स। सिन्हाला, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स। ये जो सिन्हाला है बेटा ये सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में है श्रीलंका में। अब ये सारी कहानी अब आप मेरे साथ साथ पढ़िए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation. Island nation बेटा वो होता है जिसके आसपास पूरा पानी घिरा होता है। तो श्रीलंका तो आपने देखा ही हुआ है मैप के अंदर कि इसके आसपास तो पानी ही पानी है, विच इज ये कौन सा नेशन है? आइलैंड नेशन है। इंडियन ओशियन के अंदर श्रीलंका पाया जाता है बेटा। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और हमारा तमिलनाडु का तो बिल्कुल पड़ोसी है। तो तमिलनाडु वाले लोग तो ऐसे करके मजाक भी करते होंगे श्रीलंकन्स को, और भाई क्या हाल है, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। तो बेटा श्रीलंका में कितनी पॉपुलेशन है? 2 करोड़, बड़ा देश। और हमारे हरियाणा में कितनी है? 2 करोड़। तो हर बार एनसीईआरटी हमें याद करा रही है कि हमारे इंडिया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। Like the other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are Sinhala speakers, 74%। बेटा ध्यान देना, 74% लोग तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिन्हाला लैंग्वेज, which is majority। कौन लोग हैं? सिन्हाला। And the Tamil speakers, which is 18%। और 74 में उसके बाद जो रह गए वो कौन है? 18% Tamil speakers। Among Tamils there are 2 subgroups। जैसे मैंने आपको बताया तमिल में 2 तरह के लोग हैं, फटाफट से बताइए कौन से थे? श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स। तो तमिल्स के अंदर 2 डिवाइड कर देते हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। तो 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं श्रीलंका के अंदर। तमिल नेटिव ऑफ कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, which is 13%. Rest whose forefathers came from India as plantation workers। जैसे मैंने आपको बताया इंडियन तमिल्स कहां से आ गए सर श्रीलंका के अंदर? बेटा इनके फोरफादर्स ब्रिटिशर्स के द्वारा लेके गए थे श्रीलंका के अंदर ताकि वो वहां पे लेबर का काम कर पाए। प्लांटेशन वर्कर्स बेटा इसका मतलब होता है कि कोई भी प्लांटेशन क्रॉप को उगाने के लिए, और प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आ जाता है बेटा टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, ये सारी चीजें आ जाती हैं प्लांटेशन वर्कर्स में। During colonial period are called Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country। तो अगर मैं आपको मैप दिखाऊं श्रीलंका का, ये देखिए, तो ये येलो कलर जो है ये सारे सिन्हालीज हैं। तो सिन्हालीज पूरे फैले हुए हैं श्रीलंका के अंदर, पर ज्यादातर सीमित हैं सेंट्रल श्रीलंका के अंदर। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो सारे नॉर्थ में हैं और ये सारे ईस्ट में हैं, और जो इंडियन तमिल्स हैं वो बीच बीच में कहीं कहीं ब्राउन ब्राउन जो है कलर से आपको देख पा रहे हो। एंड बहुत थोड़े मात्रा में है वहां पे कौन लोग? मुस्लिम्स। ये जो छोटे छोटे पैचेस देख रहे हैं आप, ये मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरिया है। तो श्रीलंका की जो कॉम्पोजिशन ज्यादा हमें समझ आ रही है, इतना बड़ा जो येलो रीजन नजर आ रहा है, ये कौन लोग हैं? ये हैं सिन्हालास। तो मेजॉरिटी में कौन लोग हो गए बेटा? सिन्हालास हमारे मेजॉरिटी में हो गए।
मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। तो जो सिन्हाला के लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बेटा, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं बेटा, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बहुत ही बाकमाल रिलीजन है। while most of the Tamils are Hindus or Muslims, there are about 7% Christians also who are both Tamil and Sinhala। कुछ क्रिश्चियनिटी का भी वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। जैसे आपको पता है ब्रिटिशर्स जिस जिस देश में जाते हैं वहां पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं थ्रू स्कूल्स, थ्रू एजुकेशन। हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। तो आई सपोज श्रीलंका के अंदर भी जो क्रिश्चियनिटी का जन्म है वो इसी वजह से हुआ होगा कि ब्रिटिशर्स वहां पे आए, उन्होंने अपने स्कूल्स खोले, तो क्रिश्चियनिटी भी वहां पे ब्लूम करना शुरू हो गया, ग्रो करना शुरू हो गया। Just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority। numeric का मतलब है numbers बेटा, numbers मतलब ज्यादा लोग। अब आप मेरे को बताइए, जिस देश के अंदर जो लोग ज्यादा होंगे तो वो फायदा उठा सकते हैं अपनी मेजोरिटी का, अपने दम से, अपनी पावर से वो लोगों को सप्रेस कर सकते हैं दूसरे रिलीजन के, और अपने हक जो है वो लड़के ले सकते हैं। बट क्या ऐसे करना चाहिए या डेमोक्रेटिकली चलना चाहिए? सर चलना तो डेमोक्रेटिकली चाहिए। सबके अंदर पावर्स क्या होनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सबके धर्मों की, सबके लैंग्वेज की, सबके कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट कुछ कंट्रीज ऐसा करती हैं बेटा, कुछ कंट्रीज ऐसा नहीं करती, माइनॉरिटी रिलीजन को सप्रेस करती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट समझते हैं इन दोनों कंट्रीज ने इसको कैसे चैलेंज किया। As its will on the French and German speaking population, this would push the conflict among communities further। This could lead to a very messy partition of the country। तो इस वजह से शायद पार्टीशन भी हो सकती थी। Both the sides would claim control over Brussels। तो डच बोलेगा ब्रुसेल्स मेरा है, ब्रुसेल्स मेरा है। फ्रेंच बोलेगा ब्रुसेल्स मेरा है, ब्रुसेल्स मेरा है। तो ब्रुसेल्स है किसका? ब्रुसेल्स बेटा पूरे बेल्जियम का है, फ्रेंच का, डच का, जर्मन का, कैपिटल सिटी है। तो क्या आप मेजोरिटी के साथ लड़ाइयां लड़ सकते हैं? इस तरीके से देश नहीं चलाने चाहिए आइडली। In Sri Lanka, Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। Now let us look at what happened in both these countries। तो अभी तक आपको ये आइडिया लग गया कि सर हमने इस चैप्टर में दो कंट्रीज के बारे में मेजोरिटीली पढ़ना है, विच इज बेल्जियम, अदर इज श्रीलंका। तो बेटा बेल्जियम के अंदर कौन कौन से जो लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं मेरे साथ रिवाइज करिए। तो सर वहां पे लोग फ्रेंच बोलते हैं, डच बोलते हैं एंड जर्मन बोलते हैं। सो श्रीलंका के अंदर तीन तरह के कौन से लोग हैं? श्रीलंका में सिन्हालाज हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं एंड इंडियन तमिल्स हैं। तो ये दो पैरेलली हमारे पास देशों की एग्जांपल्स चल रही है, बेल्जियम एज वेल एज श्रीलंका के अंदर तीन सिन्हाला श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। अब हम देखते हैं कि दोनों देशों ने इस पूरे मसले को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। क्या बेल्जियम ने बेटर तरीके से सॉल्व किया या फिर श्रीलंका ने बेटर तरीके से सॉल्व किया? पावर को शेयर कैसे किया ताकि इन एथनिक कॉम्पोजिशंस में लड़ाइयां कम हो एंड आपस में मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, ब्रदरहुड, हार्मनी ज्यादा हो। लेट्स रीड दिस बेटा। ओहो ये क्या लिख दिया, श्रीलंका का तो हेडिंग में ही कंक्लूजन आ गया, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, उसने दिखाया मेजॉरिटेरियनिज्म कि भाई हम तो मेजॉरिटी में हैं। हम कौन? सिन्हाला लोग। तो श्रीलंका पे तो हम रूल करेंगे, साडा हक इथे रख। तो इस तरीके से श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लोगों ने अपना मेजॉरिटी का दबदबा, अपनी पावर दिखाई माइनॉरिटी लोगों में। माइनॉरिटी सर कौन? श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स के ऊपर उन्होंने क्या दिखाई? अपनी दबदबा, अपनी मेजॉरिटी। कैसे दिखाई वो अब हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिया आजाद हुआ है 47 में। एक ही साल बाद कौन आजाद हो गया? श्रीलंका। कौन रूल कर रहा था इन पे? ब्रिटिशर्स। The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे उन्होंने बोला कि भाई हम दिखाएंगे मेजॉरिटी, हमारा है देश, सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा, लैंग्वेज सिन्हाला चलेगी, धर्म बुद्धिज्म चलेगा, जो हम कहेंगे वैसे होगा। पूरे देश में जॉब्स में ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? सिन्हाला कम्युनिटी को। तो क्या ये बातें सही हैं? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो श्रीलंका ने काम सही नहीं किए, इसी वजह से श्रीलंका में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी बेटा, इतनी प्रॉब्लम्स हुई, ध्यान से सुनिए, कि शायद श्रीलंका में सिविल वॉर भी हो सकती है, यहां तक प्रॉब्लम पहुंच गई थी। तो अब ध्यान से समझेंगे आगे क्या हुआ।
As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. Majoritarian measures का मतलब कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से सिन्हाला आ गया मेजोरिटी में और बाकी श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स के ऊपर धक्का किया, ऑपरेशन किया, अत्याचार किया, डिस्पोटिक पावर दिखाई। वो कौन कौन सी चीजें थी जो मैं आपको बताने वाला हूं, अभी फटाफट से रिकॉल करा देता हूं, फिर पढ़ के बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले तो सिन्हाला लोगों ने बोला पूरे श्रीलंका में एक ही लैंग्वेज चलेगी, उसका नाम है सिन्हाला। पूरे श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला, भाई हम सिन्हाला में बात करेंगे सारे, सिन्हालों को प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड, बुद्धिज्म जो धर्म था उसको फॉस्टर किया जाएगा। फॉस्टर का मतलब है बढ़ावा दिया जाएगा, हर जगह बुद्धिज्म होगा। तो जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियनिटी है, जो हिंदुइज्म है, ये सारे धर्मों को सरकार की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, सरकार की सपोर्ट मिलेगी सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को। फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उसमें प्रेफरेंस दी गई सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को। अब आप मेरे को बताओ, इंडिया के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हो और आपको प्रेफरेंस दी जाए तो क्या आपको लगेगा कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है? नहीं। इंडिया में तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बेटा, हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट की जाती है। जैसे मैं पंजाब से आता हूं, हमारे यहाँ पे पंजाबी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। कोई बंदा मराठी है तो उसको मराठी में अपने एग्जाम्स देने की बिल्कुल छूट दी जाती है, गुजराती वाले को गुजराती लैंग्वेज में दी जाती है। तो हमारा इंडिया तो नेक्स्ट लेवल कंट्री है जिसमें सारी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट दी जाती है। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट किया? सिन्हाला। तो कैसे किया, पढ़ते हैं। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. किसको डिसरिगार्ड कर दिया बेटा? तमिल लैंग्वेज को। The government followed preferential policies. प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी को फेवर करना, कि भाई तेरे को नहीं, तेरे को आगे लेंगे, तेरी लैंग्वेज को नहीं, तेरी लैंग्वेज को आगे रखेंगे। प्रेफरेंस देना, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो कोई भी प्रोफेसर्स रखने हो यूनिवर्सिटी में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स देनी हो बेटा, हर किसी के अंदर किसको प्रेफरेंस मिलने लग गई? सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस मिलने लग गई। क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी सही बात नहीं है सर। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अंदर क्या डाला गया, क्या स्टिपुलेट किया गया, क्या बताया गया कि जो गवर्नमेंट है वो किस धर्म को फॉस्टर करेगी, सपोर्ट करेगी, स्प्रेड करेगी? बुद्धिज्म। वैसे तो बुद्धिज्म बहुत अच्छा रिलीजन है, बट क्या किसी एक कंट्री को, एक रिलीजन को बढ़ावा देना चाहिए बाकी रिलीजन्स के कंपैरेटिवली, या सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए? यस, मैंने बिल्कुल सही सुना, इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। Alienation का मतलब होता है अकेलापन, बुरा लगना, इग्नोर्ड फील होना, अलग से एलिनेट किया गया सब लोगों को, तमिल्स को जो अलग लैंग्वेज बोल रहे थे कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, हम सिन्हालाज हैं, देश हम चलाएंगे। तो जो दूसरी कम्युनिटी है उसके मन में ठेस पहुंचती है कि यार हमें तो इक्वल ट्रीटमेंट दिया नहीं जा रहा। अब वो या तो बहुत ही चुप करके बैठ जाएंगे या फिर वो अपनी लड़ाइयां लड़ेंगे। और श्रीलंका में तमिल्स ने अपनी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। किसके अगेंस्ट? सिन्हाला के अगेंस्ट। अब जब लड़ाई होगी बेटा तो आप खुद सोचिए कि क्या उस देश में शांति होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, एजुकेशन आएगी, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, रायट्स होंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही सुना मैंने, रायट्स होंगे। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। तो कोई भी उनकी language and culture के लिए sensitive नहीं था। They felt that constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests। तो जो उनके interest थे, उनकी जो जॉब्स के अंदर राइट्स होने चाहिए, उनको जो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको जो पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे थे और बहुत ही बड़े लेवल पे इनको इग्नोर किया जा रहा था। एज अ रिजल्ट आगे क्या है बेटा? रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। तो इनके दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन होने लग गए। स्ट्रेन का मतलब दूरियां आने लग गई, मैं यहाँ तू वहां। तो अब सिन्हाला और
श्रीलंकन एंड इंडियन तमिल्स के बीच में क्या आने लग गई? दूरियां। बहुत ज्यादा इनके रिलेशन हो गए स्ट्रेन। क्या हो गए? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब दूरियां बढ़ने लगी। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। अब श्रीलंकन तमिल्स आ गए हैं युद्ध के मूड में, लड़ाई करने के मूड में कि हम अपने हक तो लेके ही रहेंगे। तो फिर उन्होंने क्या बना ली? अपनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने लड़ाई लड़ी कि अब हम पूरे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बनाएंगे? तमिल। सिन्हाला वाले कह रहे हैं हम सिन्हाला बनाएंगे, तमिल वाले कह रहे हैं हम तमिल बनाएंगे। अब श्रीलंका का होगा क्या? पढ़ते हैं आगे। For regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, but their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. पर उनकी सारी डिमांड्स को डिनाई किया जा रहा था। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam. ईलम का मतलब होता है अलग से स्टेट बेटा। तो बहुत ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी बेटा जो तमिल एक अलग स्टेट मांगने लग गई थी, एक अलग कंट्री मांगने लग गई थी कि हम तमिल्स का देश अलग कर दो। बंटवारा, पार्टीशन। तो अब सिन्हाला वालों ने इतना दुखी कर रखा था इन तमिल्स को कि तमिल्स वालों ने अपनी पार्टी बना के पूरे कंट्री की लैंग्वेज तमिल होगी और या तो हमारा देश ये अलग कर दो, तमिल ईलम। तो क्या बोलते हैं स्टेट को? ईलम। वो तमिल ईलम मांगने लग गए इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। The distrust between two communities turned into widespread conflict. तो आपस में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयां हो गई, मिलिटेंट मूवमेंट्स हो गए, इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ वेपन्स उठा लिए थे एक दूसरे के अगेंस्ट। ये लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई थी। थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने स्पेशली इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, एक आर्मी का एक पूरा ग्रुप भेजा था श्रीलंका में सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए। इतने ज्यादा वॉर, इतने ज्यादा युद्ध, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति पैदा हो गई थी बेटा, बट फिर भी कोई रिजल्ट इस चीज के अंदर नहीं निकला। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। जब किसी एक देश में आपस में ही लोग लड़ पड़ते हैं, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, धर्म के नाम पे, कस्टम्स के नाम पे, रिचुअल्स के नाम पे, तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। किसी के साथ तो लड़े फिर भी समझ आती है। तो क्या अगर हम अपने ही देश में अपने ही प्यारे लोगों के साथ लड़ेंगे तो क्या हम अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बेटा आप भी हर किसी धर्म की रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई कल्चर हो, उसकी रिस्पेक्ट करिए। आपकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, आप क्या मानते हो, आप किस गुरु में बिलीव करते हो, आप किस भगवान में बिलीव करते हो, ये तो आप अपनी लाइफ में फॉलो करिए। बट कोई किस तरीके से कर रहा है इसके अंदर आपको कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए बेटा। अगर आप अच्छे एजुकेटेड इंसान रियली बनना चाहते हो ना, सिर्फ मार्क्स से नहीं, एक अच्छे बेहतर इंसान बनना चाहते हो, तो हमारे इंडिया में बेहतर इंसान बनने का एक ही तरीका है, सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, सबकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करो, सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करो। कभी ये मत सोचो कि मेरा रिलीजन, मेरी लैंग्वेज, मेरा कल्चर सुपीरियर है, सामने वाले का इंफीरियर है। इस तरीके से आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। मेरी तो आपको हमेशा 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 यही सलाह रहेगी कि सब इक्वली चलेंगे, तभी हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा 2030 तक। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. Civil war has caused terrible setback to social, cultural and economic life of country. It ended in 2009. 1948 में आजाद हुआ श्रीलंका। 2009 तक ये लड़ाइयां चलती रही, पूरे 50 इयर्स, ऑलमोस्ट 50 से भी प्लस 60 इयर्स। अगर ये लड़ाइयां चलती रहेंगी तो कब एजुकेशन होगी, कब इकोनॉमी डेवलप होगी, कब डेट उतरेंगे, लोन उतरेंगे, कब हमारे देश के अंदर तरक्कियां होंगी? तो ये नहीं हो सकता अगर ऐसे ही लड़ाइयां चलती रहेंगी। तो कभी भी किसी कंट्री के अंदर ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बेटा। अब हमने इस क्लास के अंदर क्या टॉपिक कवर किया, आपको मैंने इस चैप्टर की पूरी बारीकी बताई कि इस चैप्टर में दो मेजर कंट्रीज हैं जो कवर हो रही हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में बेटा 3 तरह के लोग थे, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। श्रीलंका में बेटा 3 तरह के लोग थे, सिन्हाला, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंका ने इस प्रॉब्लम को पूरा मैसअप कर दिया, अच्छे से नहीं सॉल्व किया। बेल्जियम ने अच्छे से सॉल्व किया, जो हमारा अगला टॉपिक भी है।
बेल्जियम किस तरीके के मॉडल पे चलता है, श्रीलंका किस मॉडल पे चलता है, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हमेशा पेपर के अंदर आता है। कभी कभी श्रीलंका का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या मेजॉरिटी की किस तरीके से करी, तो उसमें आप आंसर क्या लिखेंगे कि उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, बुद्धिज्म को फॉस्टर करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट जॉब्स यूनिवर्सिटी जॉब्स के अंदर प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी, किसको, सिन्हाला वाले लोगों को। तो ये सब आंसर्स आप करेंगे। मैं वैसे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा भी, बट इस क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। जैसे कि श्रीलंका का हेडिंग था मेजॉरिटेरियनिज्म, ऐसे ही बेल्जियम का हेडिंग है अकोमोडेशन, मतलब सबको क्या किया, अकोमोडेट किया, अपने साथ लेके चले, जो कि बहुत ही अच्छा मॉडल बेल्जियम के लिए साबित हुआ बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी बेटा रामबाण है, एनसीईआरटी कर ली, सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है, बट फिर भी अगर एनसीईआरटी के अंदर आपको अच्छे से समझ नहीं लगता है तो मैंने खुद से अपने हाथ से हैंडक्राफ्ट नोट्स बनाए हुए हैं बहुत ही अच्छे, जिसके अंदर मैंने हर चीज की इमेजेस डाली हुई हैं, फ्लो चार्ट्स डाले हुए हैं और बहुत कलर्ड नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, जो कि आप मेरे ऐप को डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं बेटा। तो ऐप कैसे डाउनलोड करनी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं बेटा, और कैसे मेरे साथ सीधा कनेक्ट करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर क्या है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। इस 2025 की पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। एसएसटी मतलब 80 ऑन 80, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। गारंटी मतलब पक्की गारंटी, स्टैंप जैसी गारंटी। बस आपने रेगुलर पढ़ाई करनी है, अपने माइंड को बहुत कूल रखना है और मेरे बताए मेथड्स को फॉलो करते रहना है बेटा। एनसीईआरटी प्लस नोट्स प्लस असाइनमेंट्स प्लस रेगुलर टेस्टिंग विल फेच यू 80 ऑन 80। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम योर प्रोफेसर निखिल वाधवा। गुड बाय।